अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आपके फोन को उसके 10 गुना प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें एक स्पेशल ऐप इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे? आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा 30,000 रुपए का फोन कोई 3 लाख में क्यों लेगा? लेकिन ये ट्रू है। अगर आपके फोन में फ्लैपी बर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती तो एक टाइम पर लोग इसके 10 गुना पैसे देने के लिए रेडी थे। ओके, तो जिन्हें नहीं पता, फ्लैपी बर्ड एक गेम है जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और सब उसके पीछे पागल हो गए थे। जहां देखो लोग फ्लैपी बर्ड ही खेल रहे थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके क्रिएटर्स ने डिसाइड किया कि वो ये गेम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा देंगे, और उन्होंने किया भी यही। कुछ टाइम के बाद ये गेम हटा दी गई, जिसके बाद सब लोग वो फोन्स खरीदने लगे जिसमें फ्लैपी बर्ड पहले से इंस्टॉल थी। ईबे में ऐसे फोन्स पर 21,000 रुपए से लेके 65 लाख रुपए तक की बोली लगी। पर सवाल ये था कि ऐसा हुआ क्यों फ्लैपी बर्ड के क्रिएटर्स ने वो गेम हटा दी जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे। आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है वियतनाम में, जहां एक यंग लड़के को कोडिंग करने में बहुत मजा आता था और इस लड़के का नाम था डोंग यून। सिर्फ 16 साल की उम्र में इसने चेस की गेम कोड की थी। वो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था और आसानी से उसकी जॉब एक कंपनी में भी लग गई थी जहां वो गेम्स डेवलप करता। वो देखता रहता था कि कौन सी गेम्स आजकल लोग खेल रहे हैं, पर उसे वो उतनी पसंद नहीं आती थी। एंग्री बर्ड्स भी एक गेम थी जो काफी फेमस हुई थी, पर डोंग यून का कहना है कि उसको एंग्री बर्ड्स के ग्राफिक्स अच्छे नहीं लगते थे। उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी गेम बनाएगा जो इतनी सिंपल हो कि कोई भी उसके रूल्स 3 सेकंड्स में समझ पाए। इसीलिए बहुत सोचने के बाद उसने एक गेम बनाई जिसे खेलने के लिए सिर्फ एक ही रूल था, बस फोन में टैप करो। और इस गेम को उसने नाम दिया फ्लैपी बर्ड, जिसमें एक बर्ड थी और सामने पाइप्स थी, और एज अ यूजर आपका काम था कि बर्ड्स को पाइप से बचाकर बर्ड को आगे लेके जाना है। उसने अपनी गेम में ग्रेविटी को भी इंक्लूड किया था, यानी अगर आप गेम में सही टाइम पे टैप नहीं करोगे तो वो बर्ड नीचे गिर जाएगी। उसने ये गेम रिलीज कर दी और ज्यादा प्रमोशन नहीं करी, उसने बस कुछ ट्वीट्स करे थे और ये गेम शुरू में ज्यादा नहीं चली। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में हर रोज बहुत से डेवलपर्स हजारों गेम्स डालते हैं। फ्लैपी बर्ड्स भी उन्हीं हजारों गेम्स में से एक थी जो ज्यादा फेमस नहीं हुई थी। पर 8 महीने के बाद अचानक इस गेम को पॉपुलैरिटी मिलने लगी और इसके डाउनलोड्स बढ़ने लगे। इसमें डोंग यून ने एड्स लगा रखी थी और एक टाइम ऐसा आया कि डोंग को इस एड से हर रोज करीबन 37 लाख रुपए मिल रहे थे। डोंग यून के पेरेंट्स को भी खबर नहीं थी उनके बेटे ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। उन्हें खुद ये खबर न्यूज से पता चली, लेकिन पता नहीं अचानक एक दिन डोंग यून को क्या हुआ। उसने एक ट्वीट किया कि वो नेक्स्ट 22 घंटे में अपनी गेम को हटा देगा। सब लोग उससे कहने लगे कि वो ऐसा ना करे। कुछ लोगों ने तो उसे धमकी भी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो लोग उसकी जान ले लेंगे। फॉर्चुनेटली लोगों ने उसकी जान नहीं ली। इन 22 घंटों में ऐप को 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया और जैसा डॉग ने कहा था 22 घंटे के बाद उसने इस एप्लीकेशन को हटा दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार हर रोज ये इस ऐप से 37 लाख रुपए कमा रहा था, तो फिर इस ऐप को हटाया क्यों? एक्चुअली मिस्टर डोंग वाज द सो कॉल्ड नाइस गाय। जब भी कोई चीज पॉपुलर होती है तो उसके बारे में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आते ही हैं। डोंग ने नेगेटिव कमेंट्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। हुआ यह कि कई बच्चों की माँ उसे कहती रहती थी कि वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। किसी ने उसे लिखा था कि उसके 13 साल के बच्चे ने इस गेम से गुस्से में आकर अपने फोन को तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद वो इस गेम को खेलना बंद नहीं कर रहा है। शुरू में डोंग सोचता था कि सब मजाक है, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि लोगों को सच में नुकसान हो रहा है। वो इन बातों को सीरियसली ले बैठा। डोंग भी पहले बचपन में काउंटर स्ट्राइक गेम खेलता था, जिसकी वजह से उसने अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। इसलिए उसे लगा कि एक्चुअल में ये लोगों का बुरा कर रहा है। इस बिजनेस को वो और भी बड़ा बना सकता था, लेकिन सब कुछ एक चुटकी में खत्म हो गया। उसे काफी ऑफर्स भी मिले कि वो अपनी गेम को किसी और को बेच दे, लेकिन उसने ये सब ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। फ्लैपी बर्ड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था और वो उसे कई अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकता था, पर ये सब ध्यान में रख के कि दुनिया क्या सोच रही है, उसने ये सब गवा दिया। वो आज भी गेम्स बनाता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसे दोबारा नहीं मिलती। अब इसका एक उल्टा एग्जांपल देखते हैं, जो कि है बिल गेट्स का। बिल गेट्स जब यंग थे और माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे, उस वक्त उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे। वो काफी दिन से नहाए नहीं थे, इसलिए उनसे काफी स्मेल आ रही थी। एक यंग लड़की ने उनसे कहा कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज तो उन्हें नहा लेना चाहिए। इस पर बिल गेट्स ने कहा, मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसा स्मेल कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे आइडियाज इन चीजों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल गेट्स ने दुनिया की परवाह किए बिना वो किया जो उनका दिल चाहता था। डोंग यून ने दुनिया की परवाह करके वो अपॉर्चुनिटीज खो दी जो उनके सामने पड़ी थी। इसलिए हमेशा नाइस गाय बनना सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिसऑनेस्ट बनना है। प्रैक्टिकल बनने में और डिसऑनेस्ट बनने में फर्क है। इसलिए अगर सामने अपॉर्चुनिटी है तो डोंट प्ले अ नाइस गाय गेम। केस स्टडी 2। आपने मोनोपोली की बोर्ड गेम जरूर खेली होगी, खेली नहीं है तो उसके बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि ये गेम बहुत से अमीर लोग खेलते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, रॉबर्ट कियोसाकी एक्सेट्रा। मोनोपोली गेम बनाने का क्रेडिट दिया जाता है चार्ल्स डैरो को, पर चार्ल्स भी एक प्रैक्टिकल इंसान थे
और इस बोर्ड गेम की असली शुरुआत उनसे नहीं बल्कि कहीं और से हुई थी। चार्ल्स ने इस गेम में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी जो शायद गेम के असली इन्वेंटर को नहीं दिखी। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका में, जहाँ पर एक छोटी लड़की जिसका नाम लिजी मैगी था, वो अपने पापा से बहुत इंस्पायर्ड थी। अपने पापा के बिजनेस आइडियाज को सुन सुन के वो बड़ी हुई थी। उसे पसंद नहीं था कि किसी एक इंसान के पास सारी प्रॉपर्टीज हों, इसलिए वो लैंड मोनोपोली के खिलाफ थी और इसलिए उन्होंने एक गेम बनाई थी जिसका नाम था द लैंडलॉर्ड्स गेम। उसके गेम बनाने का मकसद ये था कि जब गेम खेलते वक्त प्लेयर्स अपनी प्रॉपर्टी को लूज करें तो उन्हें गुस्सा आ जाए। इस गेम से वो दिखाना चाहती थी कि मोनोपोली कितनी बुरी चीज है। अगर आज भी ये गेम खेली जाती है तो काफी लोगों की लड़ाई हो जाती है और लिजी एक्चुअल में यही चाहती थी। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी जिसने और भी इन्वेंशंस की थी। वो एक वक्त टाइपिस्ट का काम कर रही थी और तब उसने एक इन्वेंशन की जिसकी हेल्प से पेपर टाइपराइटर के रोलर में से इजीली पास हो सकते थे। जब वो टाइपिस्ट का काम करी थी तो उसे सिर्फ $10 की सैलरी मिलती थी। एक बार उसने एक न्यूज़पेपर में ऐड डाली। ऐड में लिखा था कि यंग अमेरिकन वुमेन स्लेव इज ऑन सेल, जो सबसे ज्यादा पैसों की बोली लगाएगा वो उसे मिल जाएगी। वो इस ऐड के जरिए ये दिखाना चाहती थी कि अमेरिका में औरतों की पोजीशन कितनी खराब है। लेकिन कुछ लोगों ने सच में बोली लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो ऐड को समझे नहीं। जाहिर सी बात है कोई भी लड़की सेल पर नहीं थी। ये बस एक तरीका था लोगों को बताने का कि औरतों की सोसाइटी में क्या पोजीशन बन चुकी है। लॉर्ड्स गेम बनाने के बाद उसने उस पर पेटेंट भी ले लिया था। धीरे धीरे सब लोग ये गेम को खेलने लगे और इसमें वेरिएशंस आने लगी। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है एक और बिजनेसमैन की जिनका नाम है चार्ल्स डैरो। चार्ल्स ने 1929 के स्टॉक क्रैश में अपनी जॉब गवा दी थी। वो अब कई सारी ऑड जॉब्स कर रहा था और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो जानते थे कि उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, तभी जाकर वो अपनी इस बुरी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। चार्ल्स डैरो एक बार अपनी वाइफ के साथ अपने फ्रेंड से मिलने गए। वहां उनके फ्रेंड ने उन्हें लीजी की लैंडलॉर्ड्स गेम दिखाई जिसे खेलकर चार्ल्स बहुत एक्साइट हुए। वो उनसे सारे रूल्स पूछने लग गए, यहाँ तक कि उन्होंने उन रूल्स को पेपर पर लिखने के लिए भी कहा। चार्ल्स के दोस्त को लगा कि चार्ल्स को गेम में बहुत दिलचस्पी है, पर चार्ल्स का प्लान कुछ और ही था। चार्ल्स ने अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ ये गेम खुद बनाने की कोशिश की। उन्होंने गेम की प्रॉपर्टीज डिजाइन की और उनकी बीवी और बेटे ने उस बोर्ड गेम पर कलर किया और कार्ड्स भी बनाए। कुछ ही वक्त बाद उन्होंने ये गेम कार्डबोर्ड पर प्रिंट करवाई और लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इस गेम को मोनोपोली के नाम से पार्कर ब्रदर्स नाम के एक मैन्युफैक्चरर को बेच दिया। ये गेम इतनी बिकी कि चार्ल्स इस गेम से मिलियनेयर बन गए। पार्कर ब्रदर्स ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लॉस में चल रहे थे और इस गेम ने उन्हें भी अमीर बना दिया। और जानते हैं लीजी को इसके लिए क्या मिला? सिर्फ $500 के चिल्लर। हुआ ये कि इस गेम का पेटेंट लीजी के पास था। पार्कर ब्रदर्स इसे बेच रहे थे, पर जब पार्कर ब्रदर्स को खबर मिली कि इस गेम का ओरिजिनल वर्जन पर ऑलरेडी एक पेटेंट है तो उन्होंने लीजी से गेम सिर्फ $500 में ले ली और उसे ये नहीं बताया कि उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब लीजी को इसके बारे में बाद में पता चला तो उन्होंने कोशिश भी की कि वो अपनी कहानी सबको बताएं। उनके इंटरव्यूज भी हुए। इसके बाद पार्कर ब्रदर्स लीजी से मिले और उनकी कुछ और गेम्स को पब्लिश करने का झूठा वादा किया और इन झूठे वादों की वजह से लीजी ने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया। पर मोनोपोली का क्रेडिट उन्होंने चार्ल्स डैरो को ही दिया। इस कहानी में हमने दो टाइप्स के लोग देखे। लीजी एक नाइस गर्ल थी। पहले धोखा खाने के बावजूद लीजी ने पार्कर ब्रदर्स के कहने पर अपना प्रोटेस्ट रोक दिया। वहीं चार्ल्स डैरो जिन्होंने प्रैक्टिकल और स्मार्ट प्ले किया, या ज्यादा बेहतर वर्ड यूज किया जाए तो फ्रॉड किया और इस डील से ज्यादा पैसे कमाए। लर्निंग्स ये नहीं है कि हमें चार्ल्स की तरह डिसऑनेस्ट बनना है या किसी का क्रेडिट छीनना है, लेकिन लीजी की तरह इतना नाइस भी नहीं बनना कि हमारा क्रेडिट कोई और ले जाए। इससे पहले कि हम नेक्स्ट केस स्टडी देखें, अगर आप नो मोर मिस्टर नाइस गाय या फिर इससे भी अच्छी 1000 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वी ट्रूली बिलीव दैट दिस एप्लीकेशन कैन चेंज योर लाइफ। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। केस स्टडी 3 एक और स्टोरी है जिससे हम ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। मार्क ज़करबर्ग को तो हम सब जानते ही हैं, ये है फेसबुक के फाउंडर। पर क्या आपको पता है कि इन्होंने अपने फाउंडर यूडार्डो सेवरिन के साथ क्या किया था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑलमोस्ट अपने सारे शेयर्स खो दिए। और यूडार्डो जो कि द सो कॉल्ड मिस्टर नाइस गाय थे, उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जो इस मूवी में भी दिखाया है। ओके, तो ये कहानी शुरू होती है 2003 में, जब मार्क ज़करबर्ग हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फेस मैच, जिसमें यूनिवर्सिटी की लड़कियों की पिक्चर्स दी गई थी ताकि दो लड़कियों को एक साथ कंपेयर किया जा सके, जिस पर यूजर्स या तो उन्हें पॉजिटिव रेट कर सकते थे या नेगेटिव। ये साइट हिट हो गई। इसकी वजह से उन पर यूनिवर्सिटी से निकालने के चार्जेस भी लगे, बट एंड में वो चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। पर मार्क जानते थे कि उनकी वेबसाइट क्यों चली थी और वो इसे कैसे एक्सपैंड कर सकते थे। वो समझ गए थे कि उनकी वेबसाइट इसीलिए हिट हुई है क्योंकि उस वेबसाइट में उन लोगों की पिक्चर्स थी जिन्हें लोग पर्सनली जानते थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक और वेबसाइट बनाएंगे जहां पर लोग अपने फ्रेंड से इजीली मिल सकते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड यूडार्डो से 11 लाख रुपए लिए ताकि वो वेबसाइट के सर्वर के लिए पे कर सके। यूडार्डो एक ऐसा लड़का था जो क्लास में भी जाता था तो सूट पहन के जाता था। मार्क जानते थे कि यूडार्डो अमीर है
और इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा यूडाडो का एक बिजनेस माइंड था। मार्क ये भी जानते थे कि कोडिंग वगैरह तो वो संभाल लेंगे, पर यूडाडो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था और उनकी वेबसाइट को फायदा होता। इस वेबसाइट का नाम द फेसबुक रखा गया और 2004 में इसे लॉन्च किया गया। फेसबुक के ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए मार्क और मॉस्कोविट्ज, जो कि फेसबुक के एक और को-फाउंडर हैं, ये दोनों कैलिफोर्निया चले गए और वहीं से कंपनी ऑपरेशंस करने लगे। पर यूडाडो ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई करनी थी। इसके बाद लगा इनकी फ्रेंडशिप को पहला झटका। यूडाडो चाहते थे कि वो फेसबुक पर एड्स लगाएं, पर मार्क ज़करबर्ग ऐसा नहीं चाहते थे। मार्क समझते थे कि अगर फेसबुक पर एड्स लगाई जाएगी तो सब लोग समझेंगे कि फेसबुक बिकाऊ है और साइट पर उतना ट्रैफिक नहीं होगा जितना एड्स के बगैर हो सकता है। यूडाडो का एक और स्टार्टअप था जो बूजल, जिस पर जॉब्स पोस्ट की जाती थी। यूडाडो ने जो बूजल के लिए एड्स फेसबुक पर लगा दी। मार्क गुस्सा हो गए। मार्क ने यूडाडो से कहा कि ये स्टार्टअप आगे जाकर फेसबुक के लिए कॉम्पिटिटर बन सकता है, तो उसी कॉम्पिटिटर के लिए एड्स रन करना सही नहीं है। मार्क को इन्वेस्टर्स भी अब आसानी से मिलने लगे थे क्योंकि फेसबुक की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही थी। इस पॉइंट पर मार्क ने डिसाइड किया कि वो कंपनी से यूडाडो को हटा देंगे और उनके शेयर्स भी कम कर देंगे। ये करने के लिए उन्होंने एक और नई कंपनी बनाई डेलावेयर में और इस नई कंपनी से अपनी पुरानी कंपनी को एक्वायर करके शेयर्स फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पहले फेसबुक में यूडाडो के पास 30% शेयर्स थे। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यूडाडो के पास 24% शेयर्स रहे। 2005 में फिर मार्क ने कंपनी के 9 मिलियन कॉमन शेयर्स इशू कर दिए, जिससे 3.3 मिलियन शेयर्स उन्हें खुद मिल गए। इसके बाद यूडाडो का स्टेक फिर से कम हो गया और आज उनके पास 2% से भी कम शेयर्स हैं। यूडाडो के शेयर्स अगर पहले की तरह 30% रहते तो वो आज दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक होते। उनकी गलती ये थी कि वो द नाइस गाय थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद की इन्वेस्टमेंट के दौरान और ट्रस्ट के चक्कर में पेपर साइन करते वक्त उन्होंने एक क्लॉज नहीं पढ़ा और इस क्लॉज के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं के शेयर्स डाइल्यूट होने थे। उनकी लाइफ का एक और इंसिडेंट है जो इनके नाइस गाय एटीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। जब यूडाडो सिर्फ 13 साल के थे तब उन्होंने ऑरलैंडो में एक चेस ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था। चेकमेट देने से पहले वो अपनी माँ की तरफ देखने लग गए और उनसे पूछा, माँ क्या चेकमेट देना सही रहेगा? उन्हें लगा कि क्योंकि उनके ओपोनेंट एक ग्रैंड मास्टर हैं, तो अगर वो 13 साल के बच्चे से हार जाएंगे तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। हमेशा लोगों को खुश करने के चक्कर में वो अपना ही नुकसान कर बैठते थे। इन 3 केस स्टडीज से हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। लेसन ये है कि हमें एक ऑनेस्ट इंसान बनना है, ना कि द सो कॉल्ड नाइस गाय, जिसका लोग हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। नाइस गाय होना एक क्वालिटी नहीं है क्योंकि इससे हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें फ्रॉड करना है। जस्ट बी ऑनेस्ट। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।